हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल साइबर कोड। तो आज हम उस हर पॉइंट को जानेंगे जो CSS से रिलेटेड है। और पहले इसके बारे में थ्योरी स्टार्ट करते हैं कि CSS क्या होती है, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे हम इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे CSS बताएगा कि CSS होता क्या है। CSS की फुल फॉर्म होती है हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट, और ये यूज़ होता है कोई भी वेब पेज को स्टाइल देने के लिए। चाहे हम कोई सा भी वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट में जो भी हम स्टाइल देते हैं, यानी कि उसमें कलर कैसे करना है, उसमें अलाइनमेंट कैसे देनी है, उसको अप एंड डाउन पोजीशनिंग, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं CSS से ही स्टाइल करते हैं। ठीक है। अब CSS क्या करता है, हमारे वेब पेज को एक ब्यूटीफाई करता है, यानी कि अच्छी तरह से ब्यूटीफुल बना देता है हमारे पेज को, ताकि हमारी जो वेब पेज है सामने वाले पर्सन को वो पसंद आए। जब भी वो वेबसाइट ओपन करे हमारी, तो एक वेबसाइट में एक अलग ही लुक होना चाहिए, ताकि वो एक बार में देखते ही बता दे कि बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो उसको कैसे डेकोरेट करना है, वेबसाइट में कैसे स्टाइलिंग करनी है, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या डिसाइड करता है, CSS डिसाइड करता है। ठीक है। तो यही रीज़न है हमारे CSS का यूज़ करने का, कि एक वेब पेज को क्रिएट करके उसमें एक स्टाइलिंग देना। ठीक है। इट अलाउ यू टू यूज टेम्पलेट ऑन अ वेब पेज, यानी कि एक वेब पेज टेम्पलेट की तरह है। ठीक है। यानी कि एक वेब पेज जो होता है वो एक टेम्पलेट की तरह बन जाता है, और उसको आप यूज़ कर सकते हो अपने वेब पेज में। इट allows you to do this independently of an HTML that make up each web page। आप इसको क्या कर सकते हैं, HTML में इंडिपेंडेंटली आप यूज़ कर सकते हो। किसी भी HTML टैग में आप उस टैग में बता सकते हो कि आपको उसको अलाइनमेंट कैसे करनी है और उसकी स्टाइलिंग कैसे करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाउ CSS इज डिफरेंट फ्रॉम HTML। तो CSS ये डिफरेंट कैसे है हमारी HTML से। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिसमें बताया गया है कि CSS कैसे डिफरेंट है हमारे HTML से। तो नॉर्मली आप सभी को पता होगा कि HTML क्या करता है, हमारे किसी भी वेब पेज को एक स्ट्रक्चर देने का काम करता है। यानी कि जब भी हम कोई टैग लगाते हैं तो टैग के थ्रू हम सिर्फ ये डिसाइड कर सकते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट होगा, बट हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि उसमें क्या स्टाइल, कलर, फॉन्ट, या फिर फॉन्ट फैमिली, या फिर अलाइनमेंट, या फिर पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं HTML से सेट नहीं कर सकते। बट CSS हमें ये प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के कई सारे मेथड, कई सारे प्रॉपर्टीज देता है, ताकि हम इन डॉक्यूमेंट्स को और इन टैग्स में यूज हुए डॉक्यूमेंट्स को एक अच्छे से अट्रैक्टिव बना सके। ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारा। सेकंड पॉइंट क्या है, ये HTML जो होता है हमारा सिर्फ टैग का यूज होता है उसमें, और एट्रीब्यूट्स। तो आप सिर्फ उसमें क्या यूज कर सकते हो, टैग और एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स एंड टैग आपको अच्छे से पता होगा क्या होता है। जिसको नहीं पता वो हमारे HTML की सीरीज चेक कर सकता है जाके, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे कि HTML टैग और एट्रीब्यूट्स को कंसिस्ट करता है, तो ऐसे ही CSS के पास ही उनकी खुद की एक सेलेक्टर्स होते हैं, कई सारे सेलेक्टर्स होते हैं जिनका यूज करके आप अच्छे से स्टाइलिंग दे सकते हो उसमें। तो CSS कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आप CSS को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों टाइप से आप यूज कर सकते हो। मतलब एक और भी है यहाँ पे जो होता है हमारे इनलाइन। तो ये तीन तरह से हम CSS को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। वी कैन नॉट यूज HTML इनसाइड CSS। आप ये नहीं कर सकते कि आप HTML को CSS के अंदर यूज करें। ठीक है। बट ये जरूर कर सकते हैं कि आप CSS को HTML के अंदर जरूर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो यही बताना चाह रहे हैं Why CSS is used in HTML। तो आप मेन पॉइंट ये है कि आप CSS यूज्ड क्यों होता है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स पता होंगे अभी जो मैंने बताया कि CSS क्यों यूज होता है, बट कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है यहाँ पे सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यानी कि CSS जो होता है हमें बहुत सारा टाइम सेव करता है। ठीक है। कैसे सेव करता है, यानी कि मान लो हमने एक वेबसाइट बनाई, तो वेबसाइट बनाने के बाद अगर आप सिर्फ HTML को यूज करते हो तो नॉर्मली क्या है, उसमें ना तो स्टाइलिंग होगी ना ही कुछ होगा। और ऐसे ही आप CSS को एक पेज के, यानी कि HTML जहाँ पे हमने लिखा हुआ है उसी के अंदर हम CSS भी लिख दें, तो और हम कुछ कंटेंट को चेंज करना चाहते हैं, तो हमें ये पता नहीं होगा
कि आपको कौन सी जगह पे कौन सा कंटेंट चेक करना है, या फिर कौन सी जगह पे आप वो कंटेंट उसकी CSS कहाँ लिखी हुई है। तो इसमें क्या होता है, होच पोच ज़्यादा ही हो जाता है, आप ज़्यादा चेक नहीं कर पाते, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे एक इसने टाइप्स दिया है, यानी कि आप CSS को एक्सटर्नली यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक्सटर्नली कैसे यूज़ कर सकते हो कि आप HTML को एक अलग पेज में और CSS को उसी की CSS आप एक अलग पेज में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सेम नाम से भी रख सकते हो आप, बस उसमें क्या कराना पड़ता है, .css नाम की एक्सटेंशन को आपको ऐड करना पड़ता है और वहाँ पे उस पेज पे लिंक करना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, हमारे HTML को अलग और CSS को अलग सेपरेट कर देगा। ठीक है, ताकि जो भी स्टाइलिंग होगी उस एट्रीब्यूट्स की मदद से, उस सेलेक्टर्स की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हो और अलग अलग चीजें डिफाइन कर सकते हैं। इससे हमें क्या होगा कि ना तो HTML मिक्स होगा ना ही CSS मिक्स होगा, हम दोनों को सेपरेटली आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, बहुत ही हमारा टाइम सेव करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड मोर एट्रीब्यूट्स। तो HTML के अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स नहीं होते, यानी कि एट्रीब्यूट्स का मतलब CSS वाले एट्रीब्यूट, जैसे आपको कलर करना है, ठीक है, फॉन्ट चेंज करना है, उसकी स्टाइलिंग देने, थोड़े बहुत आप कर सकते हो बट ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकते। बट CSS क्या करता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स और बहुत सारी प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने वेब पेज को एक अच्छा कंटेंट और अच्छी जो स्टाइलिंग है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ईजियर वेबसाइट मेंटेनेंस, यानी कि आप वेबसाइट को आप बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप CSS को आसानी से यूज़ कर रहे हो और HTML को आसानी से यूज़ कर रहे हो। ठीक है, इफ़ वी नीड टू मेक अ ग्लोबल चेंज टू द फाइल, अगर आप फाइल में ग्लोबली चेंज मेंटेन करना चाहते हो कि आपका जो पेज है वो मैं CSS से ही हर जगह पे वो चेंज कर दूं, तो नॉर्मली आप CSS से क्या कर सकते हो, एक थीम की बना के आप थीम की मदद से आप CSS में क्या कर सकते हो, एक ही एट्रीब्यूट से आप सभी कलर का, सभी चीज़ों का कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, वी कैन सिंप्लीफाई ऑल्टर द स्टाइल, यानी कि आप आसानी से इसमें क्या कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो। ठीक है, जो क्या है, मॉडिफाई आसानी से होगा। विच विल अपडेट ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑन द वेब पेज, जो क्या होगा कि हर कंटेंट में ही वो अपडेट हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी मेंटेनेंस अच्छी हो जाती है। जब चाहो आप किसी का कलर, किसी की अलाइनमेंट, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। अब यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि आप उस पेज को, उस वेब पेज को आप क्या कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में फिक्स कर सकते हो। यानी कि आपका जो वेब पेज है वो PC में कैसा दिखेगा और आपका जो वेब पेज है वो फ़ोन में कैसे दिखेगा, टैबलेट में कैसे दिखेगा एंड अदर फोन्स में कैसे दिखेगा। तो आप उसके CSS के मदद से ही आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़ है CSS का। ठीक है, जो आगे हम ये सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो आई होप ये आपको थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप एक बार और देख लीजिए, थोड़ा और समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम टाइप ऑफ CSS कि CSS के कितने टाइप्स होते हैं। तो HTML में हमने देखा था कलर्स अप्लाई करना, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें और एट्रीब्यूट्स। तो आप उन्हीं एट्रीब्यूट्स की मदद से, उन्हीं टैग की मदद से आप कैसे उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो स्टाइलिंग करके। ठीक है, तो आपको HTML में, हमें CSS में 3 टाइप से जो CSS है वो प्रोवाइड कर दी गई है। ठीक है, पहली कौन सी है, इनलाइन, दूसरी है इंटरनल, तीसरी है एक्सटर्नल। ठीक है, तो इनलाइन CSS क्या होती है, इनलाइन प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, किसी भी टैग के अंदर, यानी कि मान लो आप कोई सा भी टैग यूज करते हो, चाहे आप वो पैराग्राफ टैग हो या हेडिंग टैग हो या फिर आर्टिकल टैग हो या फिर कोई भी टैग हो XYZ, आप किसी भी टैग में उसके अंदर ही स्टाइलिंग कर सकते हो। जस्ट लाइक जैसे हमने यहाँ पे P टैग लिया है और P टैग के अंदर मैंने एक स्टाइल ली है और स्टाइल के अंदर ही मैंने कलर, कॉलन, रेड और सेमीकोलन। तो पैराग्राफ टैग के अंदर हम इस तरह से स्टाइलिंग देंगे। ठीक है, तो आप ये जो फॉन्ट कलर है इसका, जो भी पैराग्राफ है हेलो CSS, तो इसका जो कलर होगा रेड आ जाएगा और यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, यानी कि आप इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर सकते हो 20 पिक्सल। ठीक है, तो सेकंड है हमारे पास इंटरनल और एम्बेडेड। एम्बेडेड यानी कि एक दूसरे से
उसी के अंदर मिक्स करके ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इंटरनली यानी कि HTML के अंदर कैसे, यानी कि हमारे पास क्या होगा, हमने देखा था कि हेड टैग पड़ा था, हेड टैग के अंदर ही हम क्या करते हैं यहाँ पे CSS टैग लगा के, क्या करते हैं हम CSS टैग लगा के और उस उस एलिमेंट की मदद से उसको कलर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एक HTML बनाया था, जैसे मान लो एक HTML बना, वहां पे लिख दिया पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ ऐड करने के बाद मैं हेड टैग के अंदर गया, वहां पे मैंने स्टाइलिंग दी, स्टाइल टैग देने के बाद यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ दिया था उसका नाम पैराग्राफ है, ठीक है। तो क्योंकि ये एलिमेंट सेलेक्टर है इसलिए मैंने यहाँ पे P दिया है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे कैसे हमें सेलेक्टर्स को अप्लाई करना है और कैसे कैसे स्टाइल किसी भी कंटेंट में कैसे कैसे CSS को अप्लाई करना है, ठीक है। तो पैराग्राफ के जो हमने लिया था यहाँ पे मैंने कलर दिया रेड, फॉन्ट साइज दिया 20 पिक्सल। तो आप इससे क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो, यानी कि टैग के अंदर ना लगा के आप अलग से बॉडी हेड टैग के अंदर आप लगा सकते हो, ठीक है। ये सेकंड मेथड था हमारा। थर्ड मेथड क्या है हमारा, एक्सटर्नल, यानी कि CSS को आप ना एक अलग पेज में ले जाके उसको अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करने के लिए नॉर्मल सा हमारे पास हेड टैग के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिंक टैग की मदद से आप क्या कर सकते हो, उसको अपने जो CSS है उस पेज को लिंक कर सकते हो। लिंक, फिर रेल, यहाँ पे स्टाइल शीट, क्योंकि हम स्टाइल अप्लाई करने हैं तो इसलिए हमने क्या यूज कर दिया, स्टाइल शीट। दूसरा है href, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं हम, style.css से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिंक लगाया, लिंक टैग लगाया हेड टैग के अंदर और उसी में उस पेज को लिंक कर दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS, ठीक है। नेक्स्ट आप आगे बढ़ते हैं CSS सेलेक्टर्स के बारे में। तो CSS सेलेक्टर्स होते क्या हैं, अभी हमने बात करी थी कि पैराग्राफ को कैसे या फिर कोई भी एलिमेंट को हमें कैसे स्टाइलिंग देनी है उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, कि वरना हम कोई भी टैग या फिर कोई भी HTML फॉर्म बनाते हैं या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने HTML से, तो आपको ये पता नहीं होगा कि मुझे उसको कैसे स्टाइलिंग देनी है अपने CSS में। तो यहाँ पे सेलेक्टर्स का काम क्या होता है, CSS सेलेक्टर्स आर यूज्ड टू सेलेक्ट द कंटेंट यू वांट टू स्टाइल। तो CSS जो सेलेक्टर्स होते हैं उसका यूज सेलेक्ट करने के लिए होता है जो भी आप कंटेंट को स्टाइल देना चाहते हैं, ठीक है। सेलेक्टर्स आर पार्ट्स ऑफ द CSS सेट रूल। अब CSS क्या होता है, तो सेलेक्टर्स एक पार्ट होते हैं हमारे CSS का, एक रूल्स का, ठीक है, जो आप यूज करते हो HTML के अंदर। CSS selector selects HTML element according to its ID, class, type, attributes। तो CSS selectors को आप एलिमेंट्स की मदद से कई तरह से सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ID से हमने ID एट्रीब्यूट पढ़ा था, क्लास एट्रीब्यूट, और यहाँ पे हम क्लास एट्रीब्यूट पढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट्स। तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, आप उनकी मदद से आप क्या कर सकते हो, CSS को CSS सेलेक्टर्स का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ CSS सेलेक्टर्स दिखाए गए हैं, जिसमें पहला है एलिमेंट सेलेक्टर, दूसरा है ID सेलेक्टर, तीसरा है क्लास, चौथा यूनिवर्सल, पांचवा है ग्रुप सेलेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे कि सारे सेलेक्टर्स का यूज क्या है, ठीक है, और हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स जो भी हमारे पास टैग्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक पैराग्राफ है और यहाँ पे H1 है, मैंने पैराग्राफ दिया और एक H1 टैग दिया, उन दोनों को मुझे क्या करना है, स्टाइलिंग देनी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप तीनों में से इनलाइन, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, तीनों का आप यूज कर सकते हो। तो मैं अब मान लो इनलाइन यूज करूं, तो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ में यहाँ पे इंटरनल यूज करूं, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैराग्राफ और यहाँ पे कलर दे दिया रेड, फॉन्ट साइज दे दी मैंने 20 पिक्सल, और H1 को भी मैंने क्या कलर रेड, फॉन्ट साइज 20, ठीक है। तो ये होता है हमारा एलिमेंट सेलेक्टर्स। अब यहाँ पे सेकेंड आता है हमारे पास ID सेलेक्टर्स, ठीक है। तो ID सेलेक्टर्स क्या होते हैं, द ID सेलेक्टर uses the ID attributes of an HTML
एलिमेंट टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि जो आईडी है वो क्या करता है, एक एट्रीब्यूट है हमारा पहली बात तो HTML का, ये क्या करेगा किसी भी स्पेसिफिक आईडी से ही उस चीज को एडिट करेगा। मान लो आपकी स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी जहाँ पे आप पढ़ते हो आपके पास एक स्पेसिफिक आईडी होती है, उस आईडी के अलावा कोई दूसरा पर्सन नहीं होता, तो क्या करते हो वो जो भी जिसकी आईडी होती है उस आईडी से आपको कॉल करता है तो आप आसानी से आप चले जाते हो। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास HTML में आईडी जहाँ पे भी हमने अप्लाई करी होगी HTML टैग के अंदर, तो उसको हम हैंडल करेंगे आईडी की मदद से। ठीक है, तो हैंडल करने के लिए क्या है, हमें हैश साइन का यूज करना पड़ता है। किस साइन का, हैश कैरेक्टर का। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिया और उसमें मैं 4 पैराग्राफ है मान लो मेरे पास, तो सबका पैराग्राफ का आईडी मैंने क्या किया, अलग अलग दे दिया। मान लो पहली पैराग्राफ है, दूसरी पैराग्राफ 1, दूसरी पैराग्राफ 2, ऐसे 4 तक दे दिया। तो मुझे चारों में अलग अलग स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या अलग, अगर मैं यहाँ पे आईडी नहीं दूंगा और सिर्फ मैं एलिमेंट से सेलेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा, चारों में ही मेरी वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे आईडी दूं, इस एक स्पेसिफिक आईडी हर पैराग्राफ को, तो क्या होगा, अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग स्टाइलिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आईडी का ही यूज होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेलेक्टर की बात करते हैं हम, जो होता है क्लास सेलेक्टर। ठीक है, तो क्लास सेलेक्टर कैसे यूज होता है हमारे CSS में, तो क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट द एलिमेंट्स HTML एलिमेंट विद द स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट्स, यानी कि ये क्या करेगा, एक क्लास होगा। ठीक है, और उस क्लास के अंदर कई सारे टैग्स होंगे, यानी कि उसका फर्स्ट चाइल्ड भी हो सकता है, सेकंड चाइल्ड भी हो सकता है, थर्ड चाइल्ड भी हो सकता है। तो एक ग्रुप बना देते हो आप क्लास के अंदर और उस क्लास के अंदर उसके स्पेसिफिक चीज़ों को स्टोर कर लेते हो। मान लो एक कंटेनर हो गया, एक कंटेनर के अंदर ही आप क्या कर सकते हो, कई सारी चीज़ों को रख सकते हो उसके सिमिलर, जो आप उसको यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आप उस कंटेनर के अंदर की चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हो एक क्लास की मदद से। ठीक है, अगर आपने क्या करा, क्लास दी और उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स है, तो आप उसको कई तरह से एडिट कर सकते हो। या तो पूरे क्लास को एडिट कर सकते हो, या तो आप एक एक एलिमेंट को उस क्लास की मदद से, जैसे पहला H1 है, दूसरा भी H1 है, तीसरा भी H1 है, चौथा भी H1 है, तो आप इन सभी को कैसे, सबकी तो मान लो आपने आईडी नहीं दी, मैं आईडी हटा देता हूँ, सिर्फ एक में दे दिया मैंने, क्लास दे दिया। ठीक है, दूसरे को भी क्लास दे देता हूँ। ठीक, अब मैं क्लास ना भी दूं तो मैंने एक बड़ा कंटेनर बनाया और उसको क्लास दे दिया हेडिंग, या फिर क्लास दे दिया कंटेनर। तो मैं अगर फर्स्ट चाइल्ड H1 का फर्स्ट चाइल्ड, H1 का सेकंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, फोर्थ चाइल्ड, अगर मैं सभी को ऐसे ही यूज करो, H1 कॉलन फर्स्ट चाइल्ड, H1 nth ऑफ टाइप, आगे हम इन्हीं सब चीज़ों को यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा। अभी नॉर्मल आप सीखिए, एक क्लास की तरह आपके पास क्या होता है, एक स्पेसिफिक क्लास होता है, उसके नाम होता है और उस नाम से आप क्या कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। इसीलिए क्या होता है, वो क्लास सेलेक्टर कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने H1 और क्लास दे दिया हेडिंग यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया क्लास क्या था, हेडिंग, तो मैंने डॉट लगाया, क्योंकि CSS में क्लास सेलेक्टर का यूज क्या है, डॉट से आप यूज करते हो। और यहाँ पे हेडिंग दे दिया, हेडिंग के बाद मैंने कलर दे दिया, फॉन्ट साइज दे दिया। तो जो भी क्लास होगी, जिस क्लास में हेडिंग होगा, तो वो जहाँ जहाँ हेडिंग होगी वहाँ पे रेड और फॉन्ट साइज 18 कर दो। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो चिंता मत करिए, अभी हम इसके सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे और वहाँ पे भी एक बार रिवाइज करेंगे कैसे हम इन CSS को यूज करेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड CSS यूनिवर्सल सेलेक्टर। तो आप इसके यूनिवर्सल नाम से ही पहचान गए होंगे, यानी कि ये कुछ यूनिवर्सली करता होगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट है वो सभी में अप्लाई करता होगा। मान लो मेरे पास एक वेब पेज बनाया मैंने और मैं चाहता हूँ सभी में जितने भी एलिमेंट्स है, मैं अलग प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करना चाहता, सेम प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा वो पूरे पेज में होगा। ये बस याद रखो, जैसे H1 पैराग्राफ जितने भी डाल दो, या फिर बॉडी कलर, या फिर मार्जिन, पैडिंग, ये एक यूनिवर्सली काम करेगा। ठीक है, और इसको इंडिकेट करते हैं स्टार की मदद से। ठीक है, किस लिए कैसे इंडिकेट करते हैं, स्टार की मदद से।
तो ये जब भी आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे तो ये सारे एलिमेंट्स के अंदर ही हमारा प्रॉपर्टी अप्लाई होगा। ठीक है, मान लो मुझे पूरे पेज में से एक मार्जिन कम करना है, साइड साइड से मार्जिन कम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यूनिवर्सली लगा दूंगा। तो हर टैग के अंदर, टैग के बाहर, ये सारी चीज़ें क्या होगा, यूनिवर्सली उसका पेज का जो मार्जिन होगा वो ज़्यादा या कम आप कर सकते हो। ठीक है, तो मान लो मेरे पास सारे एलिमेंट्स हैं, उन सभी को एक कलर देना है और यहाँ पे फॉन्ट साइज देना, तो मैंने यहाँ पे कलर दे दिया ग्रीन, फॉन्ट साइज दे दिया 20। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स का कलर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, सॉरी ग्रीन आ जाएगा, एंड जो फॉन्ट साइज होगा वो कितना आ जाएगा, 20 पिक्सल का आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सेलेक्टर। देन नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे सभी सेलेक्टर्स को समझने के बाद हम बेसिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे CSS की, कि हमें कैसे इनको अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले लास्ट है हमारे पास, वो देख लेते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। जब भी आप एट्रीब्यूट्स या फिर उसकी वैल्यू को अप्लाई करते थे किसी भी HTML में, ठीक है, जैसे यहाँ पे इनपुट है और उसका टाइप क्या था, टेक्स्ट था। अब यहाँ पे हमने इनपुट्स के कई सारे टाइप्स पढ़े थे HTML के अंदर। ठीक है, यहाँ पे HTML इनपुट टाइप टेक्स्ट है, रेडियो है, बटन है, हमने पढ़ा था चेक बॉक्स, पासवर्ड, है ना, बहुत सारे। तो आप इन स्पेसिफिक टाइप को भी हैंडल कर सकते हो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स की मदद से। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट है, यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है और मुझे सिर्फ इसी इनपुट को सेलेक्ट करना है, जिसमें टाइप टेक्स्ट हो सिर्फ उसी को हैंडल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनपुट, और यहाँ पे लिखूंगा टाइप, फिर यहाँ पे एक सिंगल कोट लगाऊंगा, यहाँ लिख दूंगा टेक्स्ट। तो जो भी किसको हैंडल करेगा, जिसका इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। तो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए और यहाँ पे कलर रेड, बॉर्डर 2 पिक्सल ब्लू। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पिक्सल ब्लू बॉर्डर। तो जिसका भी HTML टैग इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा उनका ये कलर और बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। तो हम अपने बेसिक प्रॉपर्टीज की तरफ और बेसिक HTML को कैसे, CSS को कैसे अप्लाई करना है वो बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने VS कोड पे चलते हैं और इन सभी चीजों का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे VS ओपन कर लिया हमने। हम अपने फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अगर विजुअल स्टूडियो कोड किसी को नहीं आता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने एक स्पेसिफिक विजुअल स्टूडियो कोड की ही अलग से एक वीडियो बना के अपलोड की है। ठीक है, तो अपने एक फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, CSS टाइप .html। ठीक है, देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपने एक स्ट्रक्चर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे मैं h1 टैग ले लेता हूँ। h1 टैग लेने के बाद साइबर कोड, मैं अपनी हेडिंग बना लेता हूँ CCIT, देन एक और हेडिंग, हेडिंग 1 और हेडिंग 3। हेडिंग 3 बना के मैं लिख दूंगा साइबर कोड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव किया। अब हमने फर्स्ट क्या पढ़ा था, HTML के टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप में हम इनलाइन CSS का यूज करेंगे। तो इनलाइन CSS में हमने वो देखा था कि HTML टैग के अंदर, यानी कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे HTML टैग के अंदर गया और वहां पे मैंने लगाया स्टाइल टैग। ठीक है, स्टाइल टैग लगाते ही हमारे पास बहुत सारी यहाँ पे प्रॉपर्टीज आ चुकी हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, मुझे मान लो इसका कलर देना है, तो मैं यहाँ पे कलर बेसिक प्रॉपर्टी होती है हमारी CSS की। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर दिया और कलर मैंने यहाँ पे रख दिया ब्लू। मान लो मैंने ब्लू रखा,
तो इसको रन करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, कलर ब्लू। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, हाँ। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बेसिक प्रॉपर्टी में देखेंगे कि इसको फॉन्ट साइज को और अगर इंक्रीज करना है आपको, तो नॉर्मल आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें। आपको करना क्या है, स्टाइल टैग के अंदर ही सेकंड कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर ही आपको अप्लाई करना है। और ये आपको जरूर याद रखना है कि यहाँ पे कॉलन और लास्ट में सेमी कॉलन, वैल्यू के बाद हमेशा सेमी कॉलन आएगा और देन उसके बाद सेमी कॉलन के बाद ही हम कोई दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रख दिया फॉन्ट साइज। तो मैंने फॉन्ट साइज में, आप यहाँ पे लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉलर, एक्सेल है, बट यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पिक्सल का यूज़ करूँगा, 50 पिक्सल या फिर 40 पिक्सल। देन यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। ठीक है, बेसिकली मेरा ठीक था वो फॉन्ट, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ H3। तो यहाँ पे मैंने फिर से स्टाइल टैग ओपन किया, आप उसी के अंदर नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टाइल टैग लगाया हमने यहाँ पे और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज करा। ठीक है, तो फॉन्ट मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज में मैंने दिया 20 पिक्सल। सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलोड किया। ठीक है, देन ये हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पे बढ़ाई देता हूँ थोड़ा, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल कर ही देता हूँ। ठीक, ओके। देन यहाँ पे अब क्या करना है, मान लो मुझे इसका कलर देना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल कलर लिखूंगा। आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेंगी, ये कलर, फॉन्ट साइज, ठीक है, और भी आगे प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे, वो आपको क्या है, नोट्स प्रॉपरली आपको इसके बना लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीजें याद हो। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट साइज बढ़ाया था, कलर दे देते हैं हम यहाँ पे क्रिम्सन। यहाँ पे मैंने कलर दे दिया क्रिम्सन, आप कोई सा भी कलर दे सकते हो। ठीक है, तो इतना आपको आई होप समझ आया होगा कि आपको नॉर्मली इनलाइन सीएसएस को कैसे अप्लाई करना है। तो ये तो था हमारा इनलाइन सीएसएस के बारे में। ठीक है, तो हम जल्दी से एक और देख लेते हैं, इंटरनल सीएसएस को कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, बेसिकली आपको क्या करना है, इनलाइन सीएसएस का तब यूज करना है जब हमें नॉर्मल सी कोई भी छोटी मोटी एडिटिंग करनी होती है। ठीक है, तो नॉर्मल आपको कुछ एक दो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ती है, तो क्या करते हो आप, इनलाइन सीएसएस का यूज कर सकते हो। ठीक है, देन आपको मान लो यहाँ से सेपरेट करना है, यानी सीएसएस एचटीएमएल के अंदर नहीं लगाना, तो आप यहाँ से क्या करोगे, सीएसएस को सेपरेट करने के लिए आप नॉर्मली हेड टैग के अंदर आओगे और हेड टैग के अंदर आने के बाद स्टाइल टैग लगाओगे और यहाँ पे सीएसएस को सेपरेट कर दोगे। तो इसे बोलते हैं हम इंटरनल सीएसएस। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरनल सीएसएस। तो हमने क्या बताया था यहाँ पे, H1 टैग और स्टाइल टैग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनको कैसे हैंडल करूँ ताकि ये जो मेरा कलर और दूसरे कलर या फॉन्ट साइज कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो याद होगा तो हमने पढ़ा था एट्रीब्यूट सेलेक्टर, तो एलिमेंट सेलेक्टर। तो जितने भी हमारे पास टैग होते हैं उन सभी को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट सेलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट सेलेक्टर में क्या है, H1 का है, तो यहाँ पे नॉर्मली H1 लिख देना है। ठीक है, H1 फिर सेमीकोलन, H1 फिर करली ब्रेसेस के बाद एंटर कर दोगे आप, बीच में यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो सेम वही करते हैं हम, यहाँ पे कर देंगे कलर। ओके, कलर किया, यहाँ पे कलर मैंने कर दिया यहाँ पे इस बार ब्लू वायोलेट कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको कलर और ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं
तो यहाँ पे जाके इस पे आप कर्सर ले जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे कलर आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने गया यहाँ पे इन सर्कल को ड्रैग किया, यहाँ पे सेव किया और यहाँ पे रीलोड। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये जो CCIT में और इंडिया में क्या आ गया, कलर। अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे लिख दूंगा फॉन्ट साइज। ठीक है, तो फॉन्ट साइज में क्या करना है, आपको जितना भी आपको फॉन्ट साइज देना है और उसको कॉलन और कॉलन के बाद जो भी वैल्यू है आपकी वो अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉन्ट साइज आ जाएगा। ओके, अगर मान लो मुझे S3 को करना है तो मैं क्या करूँगा, S3 लिखूंगा, करली ब्रेसेस और वहाँ पे नॉर्मल सा सेम टू सेम वो कर दूंगा। फिर यहाँ पे फॉन्ट साइज के बाद जो भी फॉन्ट है आपको नॉर्मल मान लो 20 पिक्सल रखना है तो 20 पिक्सल, सेव। कलर देना है तो कलर आपको जो भी देना है, जैसे ब्लू कलर देना है तो ब्लू लिख दीजिए, यहाँ पे ब्लू कलर आपको दिख जाए। ठीक है, तो एक बार मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ, दूसरा रेड डेंजर कलर। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हमारी क्या हो गई, सेट हो चुकी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या है, इंटरनल CSS को आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सटर्नल CSS। ठीक है, तो हम अपने एक्सटर्नल CSS को कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसको देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मैं सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल के लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ style.css। ठीक है, तो मैंने style.css के नाम से दोनों को एक ही पेज के अंदर रखा है। ठीक है, पेज के अंदर रखने के बाद मैं क्या करूँगा, लिंक टैग लगा दूँगा। ठीक, क्या करूँगा, लिंक, फिर उसके बाद रेल, आप लिंक लिखोगे तो ऑटोमेटिक हमारा सारा कोड आ जाएगा। देन उसके बाद href में हमें क्या करना है, अपने जो पेज बनाया हमने उस पेज का नाम लिखना पड़ेगा, style.css। ठीक है, style.css। तो यहाँ पे मेरा वो पेज लिंक हो गया है। याद रखिए, जब तक आप दूसरा पेज नहीं बनाओगे और पहले वाले यानी कि HTML टैग में ये लिंक टैग नहीं लगाओगे तो वो हमारे रीलोड नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है लिंक करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिंक कर दिया और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं HTML की। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे style.css वाले पेज पे। तो फर्स्टली जैसे हमने यूज़ किया था इंटरनल, सेम टू सेम आपको वैसे ही अप्लाई करना। तो जैसे वहाँ पे H1 था तो मैं यहाँ पे पहले एक बार रिलोड कर देता हूँ, कैसे दिख रहा है। H1 था तो H1 लिख दिया, फिर करली ब्रेसेस ऑन की। करली ब्रेसेस ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको सेम फिर से वही करना है। यहाँ पे फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, यहाँ पे देना है कलर देना है, जो मर्जी आपको कलर देना है वो कलर दे दीजिए। यहाँ पे रिलोड करोगे तो वहाँ पे सेम टू सेम आपका क्या आ जाएगा, जैसे हमने पहले स्टाइल अप्लाई करी थी वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट करना है तो आप इसके नीचे करिए, आप इसी की H1 के अंदर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये सेकंड था हमारा S3 टैग, आपको याद भी रखने टैग। S3 टैग में आप जाके वापस से फॉन्ट साइज मैं रख देता हूँ 20 पिक्सल। देन यहाँ पे कलर, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर कॉलन सेमीकोलन, फिर उसके अंदर वैल्यू दे देता हूँ ब्लू वायोलेट। यहाँ पे सेव करूँगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें आप चेक कर लीजिए, दोनों फाइल सेव होनी चाहिए हमारे पास सही से। सेव करने के बाद यहाँ पे रिलोड करूँगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे पास, सेम टू सेम कलर अप्लाई हो जाएगा और सीजर्स अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास सारे इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS की प्रॉपर्टीज़। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और नहीं समझ आई तो एक बार आप वीडियो को रीप्ले करिए और उसको अच्छे से सुनिए और साथ के साथ प्रैक्टिकल करिए, तो आपको क्या होगा, और ज़्यादा समझ आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे
और भी आगे जो भी हमारे पास सेलेक्टर्स हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हैं और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, और आप कीप प्रैक्टिस, आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपको ये CSS अच्छे से समझ आएगी और बड़ा मज़ा आएगा CSS पढ़ने में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।